नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को, कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को करारा जवाब दिया। मोदी ने कहा कि चोरी कांग्रेस का पुश्तैनी धंधा है। जिस परिवार ने गुजराती का टाइटल चुरा लिया हो, जो सिखों को गद्दार कहता हो, जो मोदी की कब्र खोदने में ताकत लगाता हो, उससे देशवासी कोई उम्मीद नहीं रखते। मोदी ने कहा कि कब्र खोदना सिर्फ नारा नहीं है, ये मोदी के प्रति कांग्रेस के दिल में भरी नफरत है। आज 98 मिनट के भाषण में मोदी ने अपनी सोच और कांग्रेस की सोच में अंतर बताया। कांग्रेस के ज़माने में कैसे काम होते थे और अब योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका फर्क समझाया। कांग्रेस के ज़माने में दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती थी और अब हिंदुस्तान के प्रति दुनिया के बड़े बड़े देशों का क्या नज़रिया है, ये भी समझाया। मोदी ने कहा कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मोदी की कब्र खोदने की बातें की जाती हैं। लेकिन मोदी रुकने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है। जिसके साथ 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद हो, उसकी कब्र खोदने वालों की उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने दी, राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया, गरीब दलित वर्ग से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची महिला का अपमान किया, उन लोगों को संविधान की बात करने का कोई हक नहीं है। मोदी ने कहा जो लोग उन्हें गाली देते रहें, वो अपने काम में, अपने मिशन में लगे रहेंगे और मिशन है विकसित भारत 2047। ये संकल्प पूरा होकर रहेगा। दुनिया को भारत की ताकत दिखाई दे रही है। पहले भारत को समस्या के तौर पर देखा जाता था, अब भारत दुनिया को समस्याओं के समाधान दे रहा है। मोदी ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर क्या कहा, देश के कारोबारियों से क्या अपील की, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश में लगे कांग्रेस के नेताओं को मोदी ने किस अंदाज में जवाब दिया। मोदी कांग्रेस के व्यवहार से, कांग्रेस सांसदों के हंगामे से कितने व्यथित थे, ये बात आज मोदी के 1.5 घंटे के भाषण में साफ साफ दिखाई दी। मोदी ने कहा कि दूसरों का अपमान करना कांग्रेस के संस्कारों में है। देश का, देश के नागरिकों का, देश की परंपराओं का, संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का, गरीबों का, आदिवासियों का, हर किसी का अपमान कांग्रेस ने हमेशा किया। मोदी ने कहा वो तो 25 साल से गाली खा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में जिस तरह का आचरण किया, जिस तरह राष्ट्रपति का अपमान किया, जिस तरह से चेयर का अपमान किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को यह सहन नहीं हो रहा कि जो समस्याएं कांग्रेस ने 60 साल में पाल पोस कर बड़ी की थी, मोदी एक एक करके उनका समाधान क्यों कर रहा है। इसलिए कांग्रेस के नेता अब मोदी की कब्र खोदने की दुआ कर रहे हैं। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से
देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदनी है आपको। हमें नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? मोदी ने कहा कि इस देश ने गांधी परिवार को भी 50 साल तक सत्ता दी, लेकिन उन्होंने नारे लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन जब जनता ने काम करने वालों को चुना तो गांधी परिवार को ये बात चुभने लगी। इसीलिए वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगवाने लगे। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है तो लोगों को, कांग्रेस के शाही परिवार को देश ने दशकों तक अवसर दिया है। सैकड़ों लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मरते थे। स्कूल की बस रेलवे क्रॉसिंग से जा रही है, 20-20, 25-25 स्कूल के बच्चे मरने की खबरें आती हैं। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, वो इतना बड़ा काम नहीं था कि नहीं कर सकते थे। ये काम भी मुझे करना हुआ और हमने सारे अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद कर दिए, लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2014 से पहले इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली का मतलब पता नहीं था। बिजली का कोई तार होता है, कोई बल्ब होता है, कोई लट्टू जलता हुआ उसमें उजाला निकलता, पता नहीं था उनको। 18,000 गांव 2014 के बाद जब आपने हमें दायित्व देशवासियों ने दिया, उन 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली का मुंह तक नहीं देखा था, बिजली का शब्द भी कान पे नहीं सुना था, उन गांवों में उजाला पहुंचाया। इसलिए इनको मोदी की कब्र खोदने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आदरणीय सभापति जी, वो भी एक वक्त था जब देश में बार बार खबरें आती थी, मीडिया में हेडलाइन हुआ करती थी, सरहद की स्थिति के संबंध में बयान आते थे। गोला बारूद नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, बर्फ के बीच खड़ा है, बर्फ में खड़े रहने के लिए जो जूते चाहिए वो जूते तक नहीं उसके पास, ये खबरें आती थी। हमने देश के जवानों के लिए खजाने खोल दिए, देश के जवानों को जो चाहिए वो देने की चल पड़ी। और इसलिए वो चाहते कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, बस कब्र खुदेगी मोदी की, यही एक रास्ता उनके लिए बचा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता का जिक्र किया। उस वाक्य को याद किया जब योगी लोकसभा के मेंबर थे। सदन में दिमागी बुखार से बच्चों की मौत के बारे में बताते बताते योगी रो पड़े थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। योगी मोदी ने कहा कि जब यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी तो उन्होंने दिमागी बुखार के साथ साथ ट्रैकोमा से भी मुक्ति दिलाई। ये बात कांग्रेस को बुरी लगती है, इसीलिए कांग्रेस के नेता उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी ने कहा इस तरह के नारों से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि
140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। देश की करोड़ों माताओं बहनों का रक्षा कवच उनके साथ है। इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उनकी कब्र खोद सके। एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। दिमागी बुखार के कारण बच्चे, अनगिनत बच्चे मर रहे थे। इनको कभी सूझा नहीं कि इस दिमागी बुखार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आदरणीय सभापति जी, आंख की बीमारी ट्रकोमा, लोग परेशान होते थे, आंखें चली जाती थी और विज्ञान प्रगति कर चुका था, हो सकता था, वो नहीं कर सकते थे। हमने दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रकोमा से भी देश के लोगों की आंखें बचाई। यही सफलताएं हैं, यही संवेदनशीलता है। समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है। पल पल, तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, झलना, वो उनको परेशान कर रहा है। तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। ये देश की शक्ति, आशीर्वाद रूपी कवच, माताओं बहनों का मेरे प्रति जो भाव रहा है, जिस श्रद्धा भाव से मैंने माताओं बहनों की सेवा करने का काम किया है, जिनको कोई पूछता नहीं था, उसको मोदी पूजाता है। यही कारण है और ये आशीर्वाद ही है जो इनको चूबते हैं और इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। राष्ट्रपति के एड्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में कल बोलना था, लेकिन कांग्रेस के हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मोदी लोकसभा में अपनी बात नहीं रख पाए। इसका जिक्र भी मोदी ने आज किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दर्दनाक था। कांग्रेस ने राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया, चेयर पर बैठे असम के सांसद के ऊपर कागज फेंके, आंध्र प्रदेश के दलित नेता को इंसल्ट किया। जनता इन सब बातों को नहीं भूलेगी। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है और शायद हताशा, निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना, और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसने उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। कल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया था। आज मोदी ने इस पर भी दुख जताया। मोदी ने कहा, बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन
रवनीत बिट्टू को ही गद्दार कहा गया, इससे पता चलता है कि सिखों के प्रति कांग्रेस के दिल में कितनी नफरत है। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? मोदी का आज का भाषण सुनकर लगा कि वो कांग्रेस के व्यवहार से काफी आहत हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारों से उन्हें चोट पहुंची है, लेकिन मोदी अपमान में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। उन्होंने इसी नारे का सहारा लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस की सरकारों और अपनी सरकार के बीच का अंतर एग्जाम्पल देकर समझाया। कांग्रेस ने दलितों का, सिखों का, आदिवासी महिला का अपमान कैसे किया, यह बताया। राहुल गांधी का स्टार्टअप लिफ्ट क्यों नहीं हुआ, राहुल के परिवार ने गांधी सरनेम कैसे चुराया, इनका जिक्र करके कांग्रेस के कड़वे कैंपेन का सधा हुआ जवाब दिया। बस आज कमी यह रह गई कि विरोधी दलों के नेता हाउस में मौजूद नहीं थे। विपक्ष होता तो सदन की गरिमा बढ़ती, बहस की गुंजाइश रहती। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बगैर ही पास हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में बोलना चाहते थे, वो संसद भवन में पहुंच चुके थे, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरा, उससे साफ था कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री पर हमला भी कर सकते थे। स्पीकर ने कहा इसीलिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि वो सदन में ना आए। स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने जो किया वो लोकसभा के इतिहास में एक काले धब्बे के तौर पर दर्ज हो गया। हमारे पास, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो।
कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है, ये कोई उचित नहीं था। हालांकि राहुल गांधी आज कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले की बात बेकार है। स्पीकर वही बोल रहे हैं जो सरकार उनसे बुलवा रही है। प्रधानमंत्री स्पीकर की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। Absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench. What nonsense is? प्रियंका गांधी की बात अपनी जगह है, लेकिन ये तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कल किस तरह कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे किया, प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की 7 महिला सांसद प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने से पहले ही उस चेयर के आसपास घेरा बनाकर खड़ी हो गई थी जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, वो जगह जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री को बोलना था। कांग्रेस के दूसरे सांसद वेल में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। इसीलिए आज स्पीकर ने कहा कि कल लोकसभा में कांग्रेस के मेंबर्स ने जो हरकत की, जिस तरह का माहौल बनाया, उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री पर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका। वीडियो देखकर साफ लगता है कि कांग्रेस ने मोदी को घेरने की कोशिश की थी, महिला एमपीज को आगे किया था, प्रधानमंत्री की चेयर को घेर लिया था। कांग्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर कहा है कि विपक्ष की सांसद प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में खड़े होकर इंतजार कर रही थी और यह भी कहा कि एमपीज निशिकांत दुबे तक पहुंच गई थी। मोटी बात है कि सिंक्रोनाइज करके पूरी तैयारी से हाथापाई का प्रोग्राम बनाया गया था। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बड़ी आसानी से आरोप लगता कि बीजेपी के नेताओं ने महिला एमपीज पर हाथ उठाया। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से लोकसभा की छवि धूमिल होती है, लोकतंत्र का अपमान होता है। आज अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने स्थिति साफ की। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड डील फाइनल होने में अभी कम से कम 1 महीने का वक्त और लग सकता है, लेकिन इस डील के एक हिस्से का ऐलान अगले 4-5 दिन में हो जाएगा। इसको लेकर दोनों देश जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे और इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर टैरिफ को घटाकर 50% से 18% करने का आदेश जारी कर देंगे। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच, जो हमारे दोनों नेताओं ने निर्णय लिया है। हमारा पहला ट्रांच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लगभग तैयार हो गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे और उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी हमारे दोनों के बीच में इस समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। लेकिन 18% जो यूएस टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देगा। डील की डिटेल अभी फाइनल होना बाकी है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका भारत को $500 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा। विरोधी दलों ने इसको लेकर सवाल पूछे हैं। आज पीयूष गोयल ने इसको भी एक्सप्लेन किया। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। हमारी इकोनॉमी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तेल, गैस, हाईटेक इक्विपमेंट्स,
डेटा सेंटर से जुड़ी डिवाइसेस की मांग बढ़ी है। सेना को मॉडर्न वेपन्स भी चाहिए, इसलिए 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन के इंपोर्ट का अनुमान लगाया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल जब अमेरिका गए थे तब अमेरिका के साथ ट्रेड को बढ़ाकर $500 बिलियन करने पर भी सहमति बनी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी हिसाब से $500 बिलियन की बात की है। Fast pace growth at which India is going ahead, we will need भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, इसके लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। डेटा सेंटर के उपकरण और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन तकनीक के उत्पाद चाहिए होंगे। अगले कुछ सालों में हमारी स्टील की मौजूदा क्षमता 14 करोड़ टन से बढ़कर 30 करोड़ टन होने जा रही है, और इसीलिए जब हमने आकलन किया कि हमें अमेरिका से कितने सामान की जरूरत होगी तो हम $500 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचे। हमारी तो अकेले विमानों की मांग ही, जो हमने बोइंग को ऑर्डर दिया है और कुछ ऑर्डर देने की तैयारी है, वो लगभग $70-80 बिलियन की है। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही समय आ गया है कि भारत को साहसिक कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ $500 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य हासिल करने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये टारगेट पिछले साल फरवरी में तय हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी बातचीत हुई थी। इसके बाद साझा बयान में आपसी व्यापार के लिए $500 बिलियन के ट्रेड का टारगेट घोषित किया गया था। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देश के किसानों के हितों की रक्षा की गई है, क्योंकि विपक्ष के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये भी कह रहे हैं कि इस डील के बाद हमारे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस तरह की कोई बात डील में नहीं है। विरोधी दलों के नेता झूठा कैंपेन चलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। अभी जितनी ट्रेड डील हुई है, यूएस के साथ ट्रेड डील सहित, इन सारी ट्रेड डील में भारत के किसानों के हितों को सर्वथा सुरक्षित रखा गया है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित, उन पे कहीं भी आंच नहीं आई है। हम विवाद में नहीं, ताकतवर संवाद में विश्वास रखते हैं, और ये ट्रेड डील सचमुच में डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक अनुपम उदाहरण है, जिसमें किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित। यूएस के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, उनके बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि कैसे हुआ, यूएस ये कह रहा है कि भारत का एग्रीकल्चर मार्केट खुल गया है। तो जब नेगोशिएशन हो रहा था तो क्या कृषि मंत्रालय भी पूरी तरह से लूप में था कि क्या क्या हमारी चिंताएं हैं, क्या हमें खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए? सरकार पूरी तरह से एक इकाई के रूप में काम करती है, और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस अफवाहें फैला के अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुंठित, हताश और निराश कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। ट्रंप के साथ टैरिफ डील अभी सील नहीं हुई है, लेकिन विरोधी दलों ने इसको लेकर 2 बड़े डाउट क्रिएट कर दिए। इसीलिए पीयूष गोयल को कहना पड़ा कि पूरी ट्रेड डील क्या है, ये फाइनल होने में टाइम लगेगा। अभी बस इसके एक पार्ट का ऐलान होगा। जो डील फाइनल नहीं हुई, जिसकी डिटेल्स सामने नहीं आई, उसको लेकर विरोधी दलों ने कहा कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को बताना पड़ा कि ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं बंगाल की राजनीति की। आज ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया। बंगाल के लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश की। दीदी ने महिलाओं और नौजवानों का खास ख्याल रखा। लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। अब बंगाल में SC/ST वर्ग की हर महिला को 1200 के बजाय 1700 रुपए मिलेंगे, और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 के बजाय 1500 रुपए हर महीना मिलेंगे। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता भी 1000 रुपए बढ़ा दिया गया है। ममता बनर्जी ने युवा साथी स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत 21 से 40 साल की उम्र के जो लोग बेरोजगार हैं, 10वीं पास हैं, अब उन्हें 5 साल तक हर महीने 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलेंगे।
ममता ने पैरा टीचर और शिक्षा बंधु की सैलरी भी 1,000 रुपये बढ़ा दी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4% बढ़ाने की घोषणा की। प्लस इंसेंटिव्स बाबद আমাদের বছরে 2,500 3,000। हम जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार ने फरवरी से लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। आशा वर्कर्स, ग्रीन पुलिस, ICDS सभी की सैलरी बढ़ाई है। ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी से जुड़े मजदूरों को 2 फेज में 4,000 रुपए दिए जाएंगे। हमने घटाल मास्टर प्लान के लिए भी पैसे दिए हैं। गंगा सागर पुल का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 26 चाय बागान भी खोले गए हैं। लेकिन बीजेपी ने ममता के इन सारे आरोपों को, सारे ऐलानों को चुनावी बताया और अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी तो बार बार दावा करती हैं कि उन्होंने बंगाल में बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया है। अगर ममता ने लोगों को नौकरी दी होती तो आज बेरोजगारी भत्ता देने की ज़रूरत क्यों पड़ती। 500 रुपया जो भाता, उसका वोट पाने के लिए, महिला के मन पाने के लिए उनका 1,000 रुपया से 500 रुपया बढ़ा देना और दूसरे तरफ रेप का रेट दे देना, फुल रेप का ये रेट, हाफ रेप का ये रेट, तो इसका क्या मायने है। नौकरी नहीं है। आप बोले थे डबल नौकरी होगा, इंडस्ट्री होगा, ये जस्टिफाई आप किए थे जब आप टाटा को इधर से भगा दिए थे। आप नौकरी नहीं दे पाए, हर साल BGBS होता रहा, आप झूठ बोलते रहे कि इतना नौकरी हुआ, इतना लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ, और आज आप बोल रहे कि जो ग्रेजुएट है 1,500 रुपया करके दिया जाएगा। क्यों? वो बजट नहीं है, ये वोट पाने का 2-3 नमूना है जो 15 साल वो करते आए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ममता को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को आदेश दिया कि वो 20 लाख कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान तुरंत करें, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों का हक है। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को 2008 से 2019 तक के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। आज कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार बकाया DA के 25% का भुगतान 6 मार्च तक कर दे। बाकी 75% का भुगतान कैसे करना है, ये तय करने के लिए एक कमेटी बनाए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से बंगाल सरकार पर करीब 43,000 करोड़ का भार पड़ेगा। इसमें से करीब 10,750 करोड़ रुपए सरकार को 6 मार्च तक देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी के नेताओं ने खुशी जताई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, लेकिन ममता ने बंगाल की आर्थिक हालत खराब कर दी है, इसलिए न सरकारी कर्मचारियों को DA मिलेगा, न बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। आप लोग गोवा जाकर जो आपने कमिटमेंट दिया था मैनिफेस्टो में, कमिटमेंट में 5,000 रुपया का आप लोग एश्योरेंस दिया था। आज पश्चिम बंगाल में क्यों 500 रुपया बढ़ा रहा है, क्यों 5,000 नहीं? आपका पार्टी का मैनिफेस्टो गोवा में देख लीजिए, वह 5,000 रुपया करके हर हमारी दीदी बहन माता को, बेटी को देने का आपका कमिटमेंट था। क्यों यहाँ ये लोग चुनाव के लिए कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। अगले महीने इसको 11,000 करोड़ कर्मचारी को देना पड़ेगा, पेंशनर्स को देना पड़ेगा 10,400 करोड़। ये सरकार पूरा इंस्टॉलमेंट है और मार्च महीने में पूरा डिजास्टर होगा। अब देख लेना, ये सब जो स्कीम चालू है, ये इतना हालत खराब कर दिया, इकोनॉमिकल हालत। ये पूरा के पूरा जब DA 25% देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में, तब इनका हालत आप देख लेना। महाराष्ट्र और बिहार में चुनावों के बाद ये इंप्रेशन बना कि महिलाओं के अकाउंट में ज्यादा पैसे डालो तो वोट मिलेंगे। ममता बनर्जी ने भी बजट में यही किया। जैसे विरोधी दल बीजेपी से पूछते थे कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, अब बीजेपी ममता से पूछ रही कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि 10,000 करोड़ तो 6 मार्च तक ही कर्मचारियों को भत्ता देने में चला जाएगा। आज बंगाल से एक और खबर आई। आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा।
आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ मिले। मीटिंग के बाद बंगाल कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव के मैदान में जाए। पार्टी हाईकमान ने सहमति जताई है। अब कांग्रेस बंगाल की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडरान, इनकी बात सुनी और जूम पर भी कई लीडरों को लिया गया और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स, जनरल आवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये इतिहाद जोट करने से कभी लेफ्ट कभी दूसरी पार्टी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे हमारा जो काडर है, जो फ्लैग वियरर है, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो इस बार सारे लीडरों का ये मन था, उनने लीडरशिप को बताया और लीडरशिप ने भी अपना एक फाइनल व्यू यही दिया। इसके तुरंत बाद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर अटैक किया। अधीर रंजन ने कहा एसआईआर के मुद्दे पर भी ममता नौटंकी कर रही हैं। एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, तब ममता खामोश थी, लेकिन अब वो कोर्ट भी जा रही हैं और बंगाल को दिखा भी रही हैं कि वो इसके खिलाफ हैं। पार्टी जब फैसला लेते हैं, बंगाल के पार्टी के सारे नेता कहे हैं लड़ेंगे खिलाफ, इन नोटों के खिलाफ और क्या है। अगर लड़ना है चुनावी जंग, मतलब कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट में, खुद लड़ो। तो साथ में करोड़ों पैसा खर्चा करके 4-5 बैरिस्टर रखने की क्या जरूरत थी। सिर्फ नोटों की और बंगाल के लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं ही एसआईआर के खिलाफ अकेले लड़ रही है, जबकि एसआईआर के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद किया था राहुल गांधी जी। बंगाल में ममता बनर्जी के काम करने का तरीका अलग है। उन्हें न किसी अलायंस की जरूरत है न दोस्ती की। मुस्लिम वोट बैंक अपने पास होने से वो 30% से शुरुआत करती हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को, तृणमूल के नेताओं को, सरकारी अफसरों को और पुलिस को खुली छूट देती हैं, तुम चाहे जो करो मैं तुम्हें बचा लूंगी। ईडी आए तो फाइल छीन लूंगी, हाईकोर्ट में केस आए तो सुनवाई नहीं होने दूंगी। विरोधी दलों के वोटर्स को डराओ धमकाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये कोई और नेता, कोई और पार्टी न करती है न कर सकती है। इसीलिए ममता को चुनाव में हराना आसान नहीं होगा। आज लखनऊ से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर आई। चाइनीज मांझे से एक शख्स की गर्दन कटी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा लखनऊ में हैदरगंज तिराहे के पास फ्लाईओवर पर हुआ। शोएब नाम का युवक बाइक पर जा रहा था। अचानक चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। गर्दन पर हाथ रखा तो खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद शोएब वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन तब तक शोएब की मौत हो चुकी थी। शोएब अपने परिवार में कमाने वाला अकेला था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। उसके पिता की मौत हो चुकी है। घर में माँ है, वाइफ है, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। शोएब किसी काम से घर से निकला था, जल्दी लौट आने का वादा करके गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके घर पर उसकी मौत की खबर पहुंची। पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। शोएब की वाइफ ने बताया कि उसने शोएब को समझाया था कि बाइक के आगे शील्ड लगवा ले, क्योंकि चाइनीज मांझे के कारण बहुत एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन शोएब ने उसकी बात को टाल दिया और आज चाइनीज मांझे ने उनकी बेटियों को अनाथ कर दिया। कह रहे थे बस हम यही काम से जा रहे हैं, हम जल्दी घर आ जाएंगे और तुम फिक्र ना करना, बस यही कह के गए थे। फिर उनकी खबर आ गई उससे पहले कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। फिर बाद में पता चला कि डोर से हो गया। कहाँ से लाएंगे, किसको, कुछ पता ही नहीं कहाँ उड़ रही थी, क्या था। मेरा शोएब आएगा ना, आ पाएंगे मेरे बच्चों के, नहीं जानते जिंदगी बचेगी को।
हम लोगों की तो सांसें बचेंगी। एक इतनी छोटी बच्ची है, मुझसे पापा कह पाती है और कुछ नहीं कह पाती है। जब हमने उनको पहले समझाया तो देखिए सब चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, अपनी गाड़ी पे देखिए ये लग रहा है वायर, ये लगवा लिए शायद। तो कहने लगे हाँ लगवा लेंगे, जब निकलेंगे उधर से कभी दिखेगा तो लगवा लेंगे। चाइनीज मांझा जानलेवा है, लगातार हादसे हो रहे हैं। यूपी में मांझे की चपेट में आकर 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आज शोएब की मौत की खबर आई तो योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को चाइनीज मांझे के खिलाफ तुरंत अभियान चलाने का आदेश दिया। योगी ने कहा अगर अब चाइनीज मांझे की वजह से किसी की जान गई तो इसे हादसा नहीं हत्या माना जाएगा, मर्डर का केस दर्ज होगा। योगी का निर्देश मिलने के बाद पूरे यूपी में एक्शन शुरू हो गया। पतंग और मांझे की दुकानों पर रेड होने लगी। लखनऊ के कई इलाकों में भी पुलिस ने छापेमारी की है। ज़्यादातर दुकानों पर पुलिस को चाइनीज मांझा तो नहीं मिला, लेकिन कई दुकानों में पुलिस को डबल कोटेड मांझा मिला। ये मांझा भी चाइनीज मांझे की तरह खतरनाक होता है। पुलिस ने इसे भी जब्त कर लिया। शीशे का वो लगा हुआ है, आप मैम देखिए शीशे का वो लगा हुआ है। ये सर टून है, ये मांझा नहीं है, ये टून है। ये भी तो इससे भी तो पतंगी उड़ेगी, इससे भी तो घायल हो रहे हैं लोग। मगर ये गले में फंस जाता है तो काट देता है, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं पता नहीं लोग घायल हो रहे हैं, पता क्या नहीं। ये काय के काम आता है, ये भी तो पतंगी उड़ाएगा ना। ये देखिए इसे एक भी टूट नहीं रहा, टूल है, गले में अगर फंस जाएगा तो डैमेज। आप इसको बताइए ना, देखिए क्या पोजीशन है इसमें, देखिए जरा। कहाँ से आया आपका जो ये आप बता रही हैं? ये टून सब हम लोग बाहर से ही परचेज करते हैं, माने मतलब ये मुरादाबाद है और बरेली वहाँ से ही आता है। बैन के बावजूद चाइनीज मांझा बिकता रहे, ये चिंता की बात है। आखिर ये मांझा आता कहाँ से है, ये इतना खतरनाक कैसे हो जाता है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने कई दुकानदारों से बात की। दुकानदारों ने बताया कि उनके पास कॉटन का मांझा होता है जिस पर चावल की कोटिंग होती है, लेकिन चाइनीज मांझा प्लास्टिक या नायलॉन का बना होता है। इस पर कांच की कोटिंग की जाती है, इसलिए ये टूटता नहीं और ख़तरनाक होता है। चाइनीज मांझा सस्ता होता है, इसलिए ये ज़्यादा बिकता है। दुकानदारों ने कहा कि चाइनीज मांझा आमतौर पर मार्केट में नहीं मिलता, ऑनलाइन बेचा जाता है। इसलिए सरकार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। चाइनीज मांझा भाई साहब ज्यादातर ऑनलाइन ही बिक रहा है। ये चाइनीज मांझा ऑनलाइन ही मिलता है और ये टोटल प्लास्टिक पे होता है। जैसे नॉर्मल मांझा जो हम लोग बेचते हैं, ये देखिए रखा है, मांझा है जिसको रील कहते हैं। रील कहते हैं, ये देखिए ये इसको रील बोलते हैं। ये नॉर्मल मांझा ये कॉटन 1 2 3 तागे पे होता है और इसकी कोई मजबूती मैक्सिमम होती है। देखिए ये रील जो होती है वो किस पे बनाई जाती है? ये चावल से और पत्थर से। चावल की लुद्दी बनती है और उसमें पिसा हुआ महीन पत्थर का वो डाला जाता है फिनिशिंग के लिए, ताकि चिकना दिखे वो। और चाइनीज मांझे में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? कांच पे बनता है। प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होता है? हाँ, प्लास्टिक के तो वो होता है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक के और फाइबर से बनता है, इस पे कांच की माट लगती है। और कॉटन के मांझे पे हमारे जो मांझा है कॉटन का है, इस पे चावल की माट लगती है, चावल की है और पत्थर के बुरादे से माट हम लोग बनवाते हैं। ये इस मांझे में कॉटन टाइप का होता है, ये जैसे यहाँ से टूट जा रहा है। ये कितने का है? ये 70 रुपए का होता है। चाइनीज होगा? चाइनीज अगर होता है तो 10 ही 20 रुपए का होता है जी। इतना डबल तिब्बल फर्क आ जाता है। चाइनीज मांझे से होने वाली मौतें शॉकिंग हैं, सब इससे परेशान हैं, लेकिन चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोका कैसे जाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कहाँ बिकता है ये भी किसी को पता नहीं है। हर साल पतंग की सीज़न में चाइनीज मांझे से लोग मरते हैं, उस समय हाय तौबा मचती है, लेकिन जब पतंग उड़ना बंद हो जाती है तो लोग इस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे पर सख्त एक्शन लिया है, मांझे से मौत पर मर्डर का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अगर योगी के अभियान से चाइनीज मांझे का कहर रुकता है तो ये बाकी राज्यों के लिए भी एक रास्ता बन जाएगा। आज की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अब टैक्सी बुक करने के लिए ओला और उबर के साथ साथ स्वदेशी भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आज अमित शाह ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया। भारत टैक्सी दुनिया का ऐसा पहला कैब सर्विस ऐप है जो कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है, जिसमें कमीशन और प्लेटफॉर्म फी के नाम पर
कैब ड्राइवर का पैसा नहीं कटेगा, उन्हें सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी। कैब ड्राइवर्स को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। भारत टैक्सी में सर्ज प्राइसिंग और पी कार्स के नाम पर किराया नहीं बढ़ेगा, जिससे ग्राहकों को भी सस्ती कैब सर्विस मिल सकेगी। भारत टैक्सी ऐप का मैनेजमेंट सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के हाथ में होगा, जिसके बोर्ड में 2 टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे। इस ऐप की एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होगी। दिल्ली में पुलिस की मदद से इस ऐप के 35 बूथ बनाए गए हैं, जहां कस्टमर्स की सहायता की जाएगी। भारत टैक्सी ऐप से अब तक 3 लाख से ज़्यादा ड्राइवर जुड़ चुके हैं। अब ये सर्विस गुजरात और दिल्ली एनसीआर में शुरू की गई है। पिछले 2 महीने से इसका ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान हर दिन करीब 5,500 लोग इस सर्विस को अवेल कर रहे थे। भारत टैक्सी के तहत कार के साथ साथ ऑटो और बाइक कैब की सेवाएं भी मिलेंगी और आगे चलकर महिलाएं अपने लिए ऐसी कैब बुक कर सकेंगी जिन्हें महिलाएं ही चलाती हैं। अमित शाह ने कहा कि अगले 3 साल में भारत टैक्सी की सर्विस कश्मीर से कन्याकुमारी तक उपलब्ध होगी। सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और शायद पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है जिसका मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। कभी भी आप टैक्सी चला रहे हो, सहकार टैक्सी के साथ जुड़कर भी टैक्सी चलाओगे, मगर बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराएगा। सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी उसमें से 3 साल के बाद पूरा एक्सपेंशन हो जाने के बाद 100 रुपये में से 20 रुपया ही सरकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक आप ही हो, और 80 रुपया पर किलोमीटर एवरेज से हर सारथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। इस समय हमारे देश में उबर और ओला ऐप जैसी कंपनीज का इस्तेमाल होता है। ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं। हमारे देश में भी लोग इन्हीं ऐप्स के ज़रिए टैक्सी बुक करते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके लिए अभी हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। सरकार की कोशिश है ऐसे हर मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। भारत टैक्सी ऐप इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, लेकिन इस तरह की कोशिश तभी सफल हो सकती है जब सर्विस स्मूथ हो, एफिशिएंट हो। इसीलिए आज मोदी ने देश के लोगों से कहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करो। मोदी ने कहा कि आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। 2 दिन के बाद 7 फरवरी से क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत के साथ नहीं खेलेगी। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान पिछले हफ्ते कर दिया था, लेकिन आज इस्लामाबाद में कैबिनेट की मीटिंग में शहबाज शरीफ ने कहा उन्होंने भारत के साथ न खेलने का फैसला बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया है। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। जो बात सबको पहले से पता है, शहबाज शरीफ ने उसका ऐलान करके ये बता दिया कि वो इस मसले का इस्तेमाल सियासत के खेल में करना चाहते हैं। पाकिस्तान कोलंबो में मैच न खेलने के लिए बांग्लादेश का बहाना बना रहा है। बांग्लादेश ने मैच शिफ्ट करने के लिए लास्ट मिनट पर कहा था, ये नहीं हो पाया, इसलिए वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन पाकिस्तान तो कोलंबो में मैच खेलने के लिए सहमति दे चुका था। बांग्लादेश से भाईचारा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। अगर इतनी दोस्ती थी
इतना भाईचारा था तो फिर बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को भी पूरा टूर्नामेंट छोड़ देना चाहिए था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्रिकेट को राजनीतिक हथियार बनाया है, जो ना सियासत के लिए अच्छा है न क्रिकेट के लिए। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी कल छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। यूपी में एसआईआर पर आपत्ति और दावा दर्ज कराने का कल आखिरी दिन है। योगी आदित्यनाथ कल उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव जाएंगे। कल अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।